दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट से दो बड़े आदेश आए। एक मामला उत्तर प्रदेश में कुलदीप सेंगर को इस सजा सस्पेंड करने को लेकर था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। लेकिन उससे भी बड़ा मसला इस देश के पर्यावरण, खेती खेती के साथ साथ इस देश के अंदर भू मरुस्थलीकरण रोकने की प्रक्रिया और यूं कहें कि पूरी हिंदी पट्टी की सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं अरावली पर्वतमाला को लेकर व्याप्त थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 नवंबर के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए कहा है कि इस पर एक व्यापक वैज्ञानिक रिपोर्ट की जरूरत है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को 100 मीटर या 100 से मीटर से कम के इलाके को, अरावली के क्षेत्र में 100 मीटर से कम के इलाके को पर्वतमाला की ऐसी श्रेणियों में रखने पर सहमति दी थी जहां तमाम तरह की दूसरी एक्टिविटीज मसलन खनन वगैरह किया जा सकता है। और अरावली को लेकर क्या कहना? अरावली को लेकर आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से हिमालय उत्तर से भारत की रक्षा करता है, उसी प्रकार से पश्चिम से अरावली मरुस्थल को रोकने और राजस्थान के पूर्वी इलाके से लेकर बिहार झारखंड तक जमीन के मरुस्थलीकरण को रोकने के साथ साथ मानसून को रोककर इस इलाके में बारिश करवाने की परिस्थितियों को उत्पन्न करने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। अगर अरावली नष्ट हो जाए तो दिल्ली नहीं बचेगी। और चूंकि अरावली तकरीबन 800 किलोमीटर लंबी है, दिल्ली की राष्ट्रपति भवन यानी रायसीना हिल से लेकर गुजरात के पालमपुर तक का इलाका अरावली रेंज कहलाता है। यानी पूरा हिंदी भाषी भारत जो अरावली से पूरब का है और मूल रूप से सबसे ज्यादा खेती इन इलाकों में होती है, सबसे ज्यादा जनसंख्या यही निवास करती है, तो ये पूरा इलाका तबाही के मंजर में तब्दील हो जाता। उस चिंताओं को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंततः सुओ मोटो लिया और तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। साथ साथ ये भी कहा कि आखिर ये कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में बाकी 4 राज्यों के अंदर अरावली को लेकर तमाम तरह के आंदोलन चल रहे हैं। तो क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने, इसका इंपैक्ट क्या है और अरावली को बचाना क्यों जरूरी है, इन सब परिस्थितियों पर चर्चा के लिए हम चलते हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और सेव अरावली मूवमेंट से जुड़े कैलाश मीणा जी के पास। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। धन्यवाद। और मैं जान रहा हूं कि अभी आप आंदोलन स्थल पर हैं, लेकिन वहां से मैंने आपसे समय मांगा और आपने इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की गतिविधियों को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के अंतिम रोक को देखते हुए, 21 जनवरी की अगली सुनवाई तक की रोक को देखते हुए आपने हमारे साथ आना स्वीकार किया, हमारे दर्शकों को अरावली से संबंधित जानकारी देने के लिए। इसके लिए आपका लेकिन पहला सवाल कैलाश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये अलाइनमेंट और 100 मीटर वाली परिभाषा को लेकर कौन सा घालमेल था जहां अचानक परिभाषा ही बदल दी गई पर्वत रेंज की? देखिए, ये जो परिभाषा दी, उससे पहले मैं पिछले 30 साल से अरावली को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इन सब नियम, कानून, कायदों, तकनीकी, राजनीति, प्रशासनिक व्यवस्था के बाद हमने 25% के लगभग अरावली नष्ट कर दी। और इस अरावली को 25% नष्ट करने के जो नतीजे निकले, वो दिल्ली भोग रही है, वो उत्तर भारत भोग रहा है, हीट वेव चल रही है, प्रदूषण का हाल है। और इस 25% में रहने वाले लोगों की बदहाली क्या है। हमने वहाँ की खेती बंजर कर दी, छोटी छोटी नदियां हमने वहाँ खत्म कर दी। इससे लोगों की आजीविका पूरी तरह से खत्म होगी। तो वो जगह जगह पूरे राजस्थान में पहले से ही आंदोलन चल रहे हैं। तो हम इस निर्णय के बाद भी ये चाहते हैं कि अरावली का संपूर्ण संरक्षण हो और इसको एक विरासत धरोहर घोषित की जाए और हम निर्माण के वैकल्पिक जो तरीके हैं उनको इजाद करें और अरावली को संपूर्ण संरक्षित घोषित करके यहाँ के रहने वाले लोगों और पूरे उत्तर भारत में जो कि एक तरह से रीढ़ की हड्डी है, उसको बचाने का काम करें। क्योंकि अरावली नहीं होगी तो रिचार्ज नहीं होगा। ये जो 25% अरावली नष्ट की है, इसका परिणाम ये है कि राजस्थान में केवल 32 ब्लॉक में पीने लायक पानी है। अब पानी की स्थिति हो गई, खेती कितनी बंजर हो गई यहाँ इसकी तलहटी में, ये हमें समझना होगा। जी नहीं, आज क्या आपको लगता है कि क्या 20 नवंबर को जो फैसला आया था, उस सर्वोच्च न्यायालय को जो कमेटियां या जो सरकार के प्रतिवेदन थे, उनने मिसगाइड किया था, जिस वजह से 20 नवंबर वाला इस तरह का फैसला आया, जिससे लगा कि चूंकि 90% अरावली तो 100 मीटर से कम वाले रेंज में है, तो ये पूरी अरावली बर्बाद हो जाती।
ये मिसगाइड किसने किया? बिल्कुल पूरी। देखिए, इस समिति की सिफारिशों को इससे कुछ दिन पहले यहाँ सरिस्का जो वन्य अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, उसका भी डिनोटिफिकेशन करने की कोशिश की थी। उसमें से कुछ हिस्सा निकालने की कोशिश की थी। हम लोग तुरंत, हम भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और भी पहुंचे। हमको बड़ा एतराज था ये सघन वन क्षेत्र को नष्ट करके क्या, लेकिन एक बहुत बड़ी माइनिंग लॉबी जो इसके पीछे सक्रिय थी, इतनी जल्दी इस कमेटी की जो रिपोर्ट, जो हास्यास्पद रिपोर्ट है, इस कमेटी की जवाबदेही किसके प्रति है? इस कमेटी में कौन से विशेषज्ञ हैं जिन्होंने कह दिया कि अरावली का ये स्थिति होगी? हमें इस कमेटी, इससे पहले भी मैं कहता आया हूं कि पर्यावरणीय जो अपराध है उनकी वजह से कितना लोगों का जीवन खतरे में गया है, आज तक किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई। तो आनन फानन में एक कमेटी रिपोर्ट देती है, उसको कोर्ट मान लेती है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये कमेटी की रिपोर्ट बिल्कुल गलत थी और ये बायस थी। एक बहुत बड़ी माइनिंग लॉबी और कॉर्पोरेट के दबाव में ये रिपोर्ट दी गई थी। आप कॉर्पोरेट और माइनिंग लॉबी के दबाव की बात करते हैं, जबकि सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए क्लाइमेट इंपैक्ट को चेक किए बिना इस तरह की मंजूरी कितनी घातक हो सकती है। दिल्ली वैसे ही पूरा दिल्ली एनसीआर पॉल्यूशन और हीट वेव की चपेट में। कुछ गोदी एंकर भी अनाप शनाप के तर्क देते रहते हैं अरावली को तोड़ने के पक्ष में। आपने भी देखा होगा कुछ बड़े बड़े गोदी एंकर हैं जो इस तरह के उल्टे सीधे तर्क, ऐसा लगता है कि वो निरक्षर है पूरी तरह से, इस तरह के तर्क देते रहते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो बड़ी बात है सर, जो हम अपने दर्शकों को के साथ भी उन्हें सलाह के रूप में देना चाहेंगे कि कभी ट्रेन से दिल्ली से गुजरात तक या माउंट आबू तक, आबू रोड तक आप दिन में सफर करें, तब आपको अरावली का महत्व पता चलेगा। राजधानी या आश्रम तो शाम में या रात में निकलती है, वो पता नहीं चलता। दिन में सफर करने वाले लोगों को, जिनके अंदर थोड़ी भी 9वीं 10वीं क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी भी पढ़ी है, उन्हें समझ में आ जाएगा कि बिहार झारखंड तक, अब यानी अरावली से पूरब में 700-800 किलोमीटर दूर तक मरुस्थलीकरण रोकने और मानसून की बारिश को पाकिस्तान पहुंचने से रोकने के लिए किस तरह अरावली इस देश में बड़ी भूमिका निभाती। तो सर ये जानना चाहते हैं हम कि ये 100 मीटर और 500 मीटर वाली जो परिभाषा जो दी गई थी इसके पहले, वो है क्या? जरा आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, 100 मीटर की और 50 मीटर की परिभाषाएं जो है वो कितनी नासमझी भरी है। अरावली 10 मीटर की है, वो भी यहाँ की धूल और रेगिस्तान का विस्तार रोकती है। अरावली 20 मीटर की है, उसमें भी पानी का रिचार्ज करने की जो क्षमता है वो अद्भुत है। तो रेगिस्तान का विस्तार रोकना है, गर्म हवाओं को रोकना है। और अरावली यहाँ की आजीविका, छोटी खेती और पशुपालन का मुख्य आधार है। अरावली का 25% खत्म कर देने से जो यहाँ भयावह हालात राजस्थान में, गुजरात में और हरियाणा में पैदा हुए हैं, उनके चलते पानी बिल्कुल खत्म हो गया। राजस्थान में केवल 32 ब्लॉक में पीने लायक पानी है, पानी पीने की स्थिति नहीं है। तो खेती और आजीविका का प्रश्न खड़ा हो गया। जिस तरह से अब हीट वेव चलती है पूरे उत्तर भारत में, इस 25% अरावली के खत्म करने के चलते जो प्रदूषण और जो गर्म हवाएं अरावली में जो कि न रोकने की वजह से जा रहे हैं, उनसे जो हालात पैदा है, उनको समझने की कमेटी ने कोई कोशिश नहीं की। केवल अपने किस तर्क के आधार पे 100 मीटर और 50 मीटर का ये लिया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरावली धरती के भीतर भी है और अरावली धरती के ऊपर भी है। इसके अंदर जो नदियां हैं उनका कहीं कोई उसके अस्तित्व, कितने मीटर की उसमें से निकलती है, कोई 20 मीटर की अरावली में से निकल रही है, छोटी छोटी नदियां, उनका सबको हमने खत्म कर दिया। ये बेवकूफी इस कमेटी ने और आगे बढ़ा दी, ये मैं कहना चाहूंगा। नहीं, एक सवाल इसमें और है कि ये जो जीएसआई सर्वे की बात कही जा रही थी, उस सर्वे के आधार पर एक कॉन्टूर लाइन की बात की गई। वो मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सी ये समुच्च रेखा की बात की गई और पॉलीगॉन लाइन शब्द को कॉन्टूर लाइन से बदला गया। ये क्या है ये मामला कि 500 मीटर और 100 मीटर और उसमें दो पहाड़ियों के बीच एक कॉन्टूर लाइन यानी समुच्च रेखा होगी, उसको माना जाएगा, फिर 100 मीटर वाली को नहीं माना जाएगा। ये क्या, कौन सी परिभाषा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जबकि आप कह रहे हैं कि तमाम जो 20-20 मीटर वाली से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। नहीं, आप इनसे पूछिए, इनका जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, जो इन्होंने तय किया है
100 मीटर और 20 मीटर, उसमें आप इनसे पूछिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये पहाड़ी 20 मीटर के ये कौन थे, किस तरह के एक्सपर्ट थे, इनका क्या वो था, ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। इनकी क्या, इन्होंने जो पानी रिचार्ज होता है उसका अध्ययन किया, नहीं किया। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, कितनी परियोजनाएं इस अरावली में जो इन्होंने सरकार ने पैसा खर्च किया, उन चीजों को देख लीजिए। वो एक वृहद क्षेत्र था, उस क्षेत्र के अंदर अरावली में पैसा खर्च किया गया, उनको देख लीजिए ना आप। उनको नहीं देखा कहीं भी कि इससे पहले अरावली परियोजना का खर्चा कहाँ कहाँ हुआ था, इसको नहीं देखा आपने। तो ये तो देख लेते, यही कोई ब्रह्मास्त्र नहीं था कि इसी में कोई परम ज्ञानी लोग थे इस कमेटी में ही, वो उन्होंने दे दिया। इससे पहले ये देखते कि अरावली परियोजना में कहाँ कहाँ मरुस्थल विकास को रोकने के लिए उस समय के जो वैज्ञानिक रहे होंगे, उस तरह के जो पर्यावरणविद रहे होंगे, उस समय के जो योजनाकार रहे होंगे, उन्होंने कुछ तय किया होगा, उसका भी तो अध्ययन करना चाहिए था। जी नहीं, कैलाश मीणा जी, ये बताइए 21 जनवरी को अब फिर से 21 जनवरी 2026 को अब फिर से इसकी सुनवाई है और तब तक एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और अरावली वाले चारों राज्यों को, मतलब गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को नोटिस भी जारी किया गया है, केंद्र को भी नोटिस जारी किया गया है। क्या लगता है, ढाक के 3 पात और चूंकि गोदी सेठ और गोदी मीडिया का जमाना है, तो फिर से माइनिंग माफियाओं के पक्ष में कोई ऐसी ही घिसी पिटी रिपोर्ट बनाकर ये अस्थायी रोक को फिर से हटवा दिया जाएगा, या आपको लगता है कि आपका आंदोलन और सेव अरावली मूवमेंट आगे रंग लाएगा? देखो, हमारा आंदोलन रंग लाएगा। हम पिछले जब से निर्णय हुआ तब से राजस्थान के अलग अलग कोनों में, अलग अलग गांवों में घूम घूम के, हमने कल जयपुर में भी लोगों से, सब राजस्थान के लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें हरियाणा के भी लोग आए थे, गुजरात के भी साथियों को हमने बुलाया। हम इस तरह की बेवकूफियां सरकार को नहीं करने देंगे और सरकार को मजबूरन लोगों के सामने झुकना होगा। लोग कहते हैं कि हमारे जीवन की कीमत पर ये व्यापार नहीं चलेगा, हमारे जीवन की कीमत पर अरावली की गलत परिभाषा ही नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें बहुतायत में लोगों का जीवन जुड़ा है। 5-7 लोगों के ऐशो आराम, प्रतिशत लोगों के 5-7% लोगों के ऐशो आराम के लिए आप पूरी दुनिया को तबाह कर रहे हो, उनके व्यापार के लिए, उनके मुनाफे के लिए आप बहुत बड़ी आबादी को, उसकी अस्तित्व को ही नकार रहे हो। इसलिए हम पीछे हटने वाले नहीं, आंदोलन बहुत गति पे है। अभी भी यहाँ एक छोटा सा कस्बा है, उसमें कम से कम महिलाएं पुरुष सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके अपने अपने खर्चे पे एडीएम कार्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं उन्हीं के बीच से आपके साथ आया। जी जी, तो निश्चित तौर पर अरावली वाला मामला और सुप्रीम कोर्ट का आज का कदम तो स्वागत योग्य है, लेकिन क्या यह 21 जनवरी के आगे भी ये रोक जारी रहेगी? और क्या भारत को और उत्तर भारत को, विशेषकर हिंदी भाषी भारत, 5-6 राज्यों के क्लाइमेट को, जलवायु को, 5-6 राज्यों की कृषि को, 5-6 राज्यों के मॉनसून को और इस पूरे एग्रीकल्चरल और क्लाइमेटिक साइकिल को बचाने के लिए जिस तरह से अरावली को बचाने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो चीज समझी है, अफसोस कि वो 20 नवंबर को नहीं समझ पाई, या उसके पहले भी छोटी छोटी क्षुद्र स्वार्थों में छोटे छोटे माइनिंग माफियाओं के चक्कर में आकर कहीं ना कहीं 25% अरावली, जैसा बता रहे हैं कैलाश मीणा जी, कि उसको नष्ट किया जा चुका है, जिस वजह से हीट वेव बढ़ी हुई है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं ना कहीं तात्कालिक राहत प्रदान की है। गोदी के सिस्टम को, खासकर इस देश के अंदर गोदी मीडिया और गोदी सेठों का जो सिस्टम है, उसको कहीं ना कहीं आज हिलाने का काम किया है। देखते हैं आगे सर्वोच्च न्यायालय कम से कम पर्यावरण के मुद्दों पर, जब पूरी दुनिया में चिंता व्याप्त है, उस दौर में किस तरह से आगे अब भारत की चिंताओं को सार्वजनिक तौर पर प्रतिबिंबित करता हुआ दिखाई देता है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए आंदोलन स्थल से, अरावली वाले आंदोलन स्थल से हमारे बीच में बहुत मुश्किल से इंटरनेट की दिक्कत के बावजूद जुड़े कैलाश मीणा जी, आपको फिर से हम धन्यवाद करते हैं और आगे भी इस मुद्दे पर आपके साथ हम चर्चा जारी रखेंगे। उम्मीद है अरावली आंदोलन से जुड़े लोग को हमारी ये चर्चा पसंद आएगी और हमारे चैनल को यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रसारित करने का भी काम करें। नमस्कार।